प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल नॉलेज क्वेस्ट में। और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री और हम लोग पहुँच गए थे चैप्टर नंबर 8 पर, जिसका नाम है विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। तो इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, 2-3 पेज हमने पढ़ लिए थे, है ना। तो आज हम उससे आगे शुरुआत करते हैं। ये पंचमार्क पोएम के बारे में हमने पढ़ लिया था। मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो संगम लिटरेचर में दे रखा है उसके बारे में भी हमने पढ़ाई कर ली थी। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, है ना। वेरी ऑफन ए सिंगल टाउन वाज इम्पोर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ मथुरा। तो मथुरा कहाँ पे बेटा? उत्तर प्रदेश में, मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से थोड़ी दूरी पर ये स्थित है ना। तो मथुरा एक इम्पोर्टेंट जो है सेंटर रहा है ट्रेड के लिए भी। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मथुरा में क्या होता था बेटा? ये एक तो कैपिटल सिटी था, सेकंड कैपिटल था आप कह सकते हो कुषाण एम्पायर का, जो पैन एशिया एम्पायर था, मतलब आधे एशिया के अंदर फैला हुआ था। उसका एक सेकंड कैपिटल थी ये। और उसकी फर्स्ट कैपिटल जो थी वो पेशावर थी। पेशावर मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर पड़ता है ना। तो उसकी दो कैपिटल्स थी आप कह सकते हो। सेकंड कैपिटल थी उनके स्टेट की, कुशान्स के स्टेट की। मथुरा हैज़ बीन एन important settlement for more than 2500 years. It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade from the northwest to the east. अच्छा, नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। तो कह रहा है कि भाई ये एकदम सेंटर के ऊपर था। ये सेंटर के ऊपर क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आप मान लो कि ये मान लो इंडिया का ये ऐसे मैप जो जाता है ना, यहाँ पे गुजरात बन जाता है। तो कह रहे कि जैसे मथुरा यहाँ पे है, कहने का मतलब वो है, क्रॉस रोड का मतलब ये होता है बेटा, ये ऐसे करके जो जाता है ना। एक रोड मान लो कि नॉर्थ वेस्ट से जो है नीचे साउथ की तरफ जा रहा है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया आपका। तो मथुरा यहाँ पे स्थित था, इनके क्रॉस रोड के यहाँ पे, है ना। तो मेजर ट्रेड रूट के आप समझ लो कि ये एकदम इधर से इधर जाने वाले रास्ते पर भी था और इधर से, तो मेन रूट के एकदम जहाँ पे क्रॉस करते थे दोनों रूट्स, वहाँ सेंटर में स्थित था बेटा। तो इम्पोर्टेंस तो इसकी बढ़नी थी भाई। यहाँ से भी व्यापारी आ रहे हैं जा रहे हैं, उधर से भी ऊपर से भी नीचे तक साउथ की तरफ व्यापारी आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे तो बहुत सारा ट्रेड एक्टिविटीज़, बिजनेस वगैरह सब कुछ होता होगा। देर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स। तो कह रहा फोर्टिफिकेशन क्या होता है बेटा? एक ऐसे चार दीवारी बना दी जाती है सिटी के चारों तरफ, है ना। ऐसे करके एक चार दीवारी बना दी जाती थी, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते थे। बेसिकली दीवार बना दी जाती थी एक पत्थर की, या आप कह सकते हो ईंटों की दीवार बना दी जाती है, ताकि बाहर से अगर कोई आक्रमण होता है सिटी के ऊपर तो कुछ टाइम तक के लिए रक्षा की जा सके, है ना। और श्राइन्स क्या होती है बेटा? जैसे बुद्धिस्ट मोंक्स हो गए, मंदिर हो गए बेटा, बुद्धों के मंदिर हो गए, जैन के मंदिर हो गए, या मठ हो गए जहाँ पे उनके सन्यासी वगैरह, मोंक्स वगैरह रहा करते थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरिया प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। वो कह रहे हैं कि भाई आस पड़ोस के जो गांव वाले थे वो खाना प्रोवाइड करते थे, मतलब अनाज प्रोवाइड करते थे सिटी के लोगों को। क्योंकि सिटी के लोग तो पैदा करते नहीं बेटा, वो तो सिर्फ कंजप्शन करते हैं। बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो तो अनाज का जो प्रोडक्शन है दैट इज़ डन इन द नियर बाई विलेजेस ओनली, है ना। वो कंज्यूम करते हैं। सिटी वाले क्या करते हैं? वो क्राफ्ट्स बना रहे होते हैं, कोई मूर्ति बना रहा होता है, कोई जो है दूसरे कामों में लगा होता है, लोहार होते हैं, सुनार होते हैं, कोई सोने का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है। तो इन सब कामों में लगे हुए रहते थे। मथुरा वाज आल्सो ए सेंटर वेयर एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वाज प्रोड्यूस। स्कल्पचर क्या होता है बेटा? बताया था, जो पत्थर की मूर्ति होती है उसे स्कल्पचर करके बोला जाता है ना। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। महात्मा बुद्ध की, महावीर जैन की मूर्तियाँ बनने लगी थी बिना, है ना। और इसी टाइप से कृष्ण भगवान से तो रिलेटेड है ही। अराउंड 2000 years ago मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशान्स, अबाउट whom you would read. मथुरा वाज आल्सो ए रिलीजियस सेंटर, है ना। तो तीनों के लिए था बेटा। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर देयर, जैन श्राइन्स वर देयर, एंड इट वाज इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है मथुरा, है ना।
Several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been फाउंड इन द मथुरा। तो कह रहे कि इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा ही था, जब पत्थर के ऊपर कोई चीज़ लिखी जाती है या हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है उसको इंस्क्रिप्शन करके बोला जाता है। तो ऐसे ही मथुरा में हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं पत्थर के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर, स्लैब्स मतलब ऐसे ही कह लो एक पट्टी, पत्थर की पट्टी के ऊपर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन एंड समटाइम वीमेन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन। मगर ये उस टाइप के इंस्क्रिप्शंस नहीं है जैसे अशोक ने खुदवाए थे। उसने तो चट्टान के ऊपर बड़ी बड़ी वो 13 राजाज्ञाएँ लिखवा दी थी, बड़ी बड़ी लाइनें, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। यहाँ पे छोटे इंस्क्रिप्शन थे कि फलाना फलाना रानी ने जो है दान दिया इस मंदिर को, फलाना फलाना रानी ने मूर्ति जो है इस बौद्ध मोनेस्ट्री को दान में दी, या इस राजा ने दी, या इस मंत्री ने दी, या किसी और धनी आदमी ने दी। तो इस टाइप के छोटे इंस्क्रिप्शन खुदे हुए आपने उसमें कि भाई मैंने ये दान दिया, इस मंदिर को दिया, उसको दिया, इस टाइप से करके, है ना। These were made by kings and queen officers, merchants and craftspersons who lived in city. For instance, inscription from Mathura mention goldsmith, blacksmith, weaver, basket maker, garland makers and परफ्यूमर्स, मतलब जो ये सेंट बनाने वाले होते हैं, परफ्यूम बनाने वाले होते हैं, है ना। इन सब का इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। किस किस का मिलता है बेटा? गोल्ड स्मिथ का, सुनार का मिल जाता है, लोहार का मिल जाता है, वीवर का मिल जाता है, बास्केट जो बनाते हैं उनका, गार्लैंड मेकर्स मतलब फूलों की माला बनाने वाले का भी हमें यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिल जाता है ना। उसके बाद ये क्या कह रहा है? मेक ए लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट प्रैक्टिस्ड इन हड़प्पन सिटीज़। तो आप बताओ बेटा सोच करके, क्या है हड़प्पा में प्रैक्टिस नहीं किया जाता था? एक तो हमें अच्छे से पता है कि हड़प्पा वालों को लोहे का तब तक ज्ञान नहीं हुआ था, है ना। लोहे का उस टाइम पे तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन उसको बोला जाता है। तो वो तो सिर्फ ब्रोंज, कॉपर, टिन, इनसे ही, इनके बारे में ही वो जानते थे, है ना। तो तब तक आयरन के बारे में उन्हें नहीं पता था, आयरन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ब्लैक स्मिथ तो वहाँ पे पक्का नहीं होते थे बेटा, है ना। और दूसरा भी आप ढूंढ के देखना, बाकी गोल्ड वगैरह वीवर वो भी कपड़े वपड़े पहनते थे, उनको भी इन चीज़ों का पता था। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, है ना। वी आल्सो हैव आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोट्री। पोट्री मैंने आपको बताया था बेटा, मटके को पोट्री बोला जाता है। मटके या जो भी मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाए जाते हैं उनको पोट्री बोला जाता है। नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इट गेट्स इट नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ जनरली फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो अभी यहाँ पे पोट्री के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। एक नई टाइप की पोट्री बन करके आ रही है जिसका नाम है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना। तो उसमें क्या हुआ करता था, अभी वो उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इस टाइप का मटका हुआ करता था बेटा, और भी दूसरे बर्तन हुआ करते थे, है ना। तो कह रहे हैं कि भाई इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था। नॉर्दर्न तो मतलब नॉर्थ में बनता था ये, और ब्लैक कलर की इसके ऊपर पॉलिश होती थी या इसका कलर होता था, इसलिए इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर करके बोला जा रहा है ना। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा होता था। एंड BPW इज़ हार्ड व्हील मेड मतलब वो जो लोहार का कुम्हार का जो चक्का होता है उसके ऊपर बनाया जाता था। विद ए शाइनी ब्लैक सरफेस, तो एकदम यहाँ पे ब्लैक सरफेस हुआ करता था इसका। द पोट्री यूज टू एक्सपोज द अर्थनवियर, मिट्टी के बर्तन को जो है वो हाई टेम्परेचर क्लीन के ऊपर रख देता था बेटा। क्लीन का मतलब होता है भट्ठी। तो बेसिकली इसको आग में पकाया जाता था, तो इससे मजबूत हो जाती मिट्टी और टूटती नहीं, है ना। कच्ची मिट्टी तो वरना दब जाएगी, वो पानी में आप उसे रख दोगे तो गीली होकर के फिर से बह जाएगी या शेप बिगाड़ लेगी। मगर आप उसे पका दोगे, जैसे अपने घरों में मटके होती है, तो थोड़े ठोस हो जाती है, रिजल्टिंग इन ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। तो गर्म आंच पे इसको पकाया जाता था, जिसकी वजह से इसका जो ये आउटर सरफेस है ये ब्लैक हो जाया करता था ना, और इसके ऊपर एक पॉलिश कर दी जाती थी जिससे चमक आ जाती थी इसके ऊपर। तो इसलिए इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर करके बोला जाता है। रिमेंबर दैट द आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स में हैव सर्वाइव्ड, है ना। बहुत सारे तो मटके वगैरह तो बचे हुए रह गए। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट।
तो कपड़ा भी बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। And there were famous centers such as Varanasi and in the north and Madurai in the south. Both men and women worked in these centers. और कपड़े बनाने के लिए दो सेंटर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे उस टाइम पे। एक को बोला जाता था वाराणसी, है ना, आजकल उसे आप क्या बोल देते हैं, काशी भी उसको बोलते हैं, बनारस भी उसे बोल देते हैं, यूपी के अंदर है, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन लड़ते हैं और गंगा नदी के तट पर है। और दूसरा जो है मदुरई, मदुरई साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। अभी थोड़ी देर में हम मैप में उसे देखेंगे भी। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अभी देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो था, अर्थशास्त्र, पहले तो आप ये बताओ अर्थशास्त्र क्या था बेटा, कहाँ पे आपने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा है? अर्थशास्त्र के बारे में हमने मौर्य वाला जो चैप्टर था, एम्पायर वाला है ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक का एक एम्बेसडर आया, राजदूत आया था, जिसका नाम था, नहीं सॉरी, वो तो उसने इंडी का बुक लिखी थी। ये अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य या फिर उसे चाणक्य बोल देते हैं, विष्णुगुप्त बोल देते हैं, उसके तीन नाम थे, है ना। उसने मतलब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए राजा का, किस क्या काम होना चाहिए, व्यापार कैसे होना चाहिए, बेसिकली एक आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए पॉलिटिकल एम्पायर के अंदर, तो उसके बारे में उसने लिख रखा था, है ना। तो दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्पेशल ऑफिशियल्स। तो बताते हैं कि वीवर्स वगैरह को कैसे काम करना चाहिए, है ना। वो कहता है कि भाई जो औरतें समाज में अभी मतलब रिटायर हो चुकी हैं, आप समझ लो माँ बन चुकी हैं और बड़ी हो चुकी हैं या ज़्यादा बड़ी उम्र की हैं, विडोज़ जिनके पति मर चुके हैं, यंग वीमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, भाई किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, नन्स हैं। नन्स क्या होते हैं बेटा? जो क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज वगैरह में रहती हैं, शादी वादी नहीं करती, वो सिर्फ पूजा पाठ में लगी रहती है। मदर्स ऑफ कर्टिसंस, है ना, रिटायर्ड वीमेन सर्वेंट्स ऑफ कोर्ट, ये मतलब राज दरबारियों की माताएं जो होती है, या जो किंग की जो सर्वेंट्स हुआ करती थी मगर अभी रिटायर हो गई है। वीमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल, जो सेवा दिया करती थी मंदिरों में, अभी रिटायर हो गई है, उन सबको यूज़ किया जा सकता है ये कपड़े बनाने के प्रोसेस में, है ना। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो उनको पैसा दिया जाना चाहिए कैसा वो काम करते हैं उसके हिसाब से। Women who are not permitted to leave their homes can send maid servants to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him। तो वो कह रहा है कि भाई जो फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स के सुपरवाइज़र है, कई औरतों को घरों में ही रहने की इजाज़त थी, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था उस टाइम पे। तो बोलता है भाई वो अपने सर्वेंट्स वगैरह से जो वहाँ से कच्चा माल मंगवा ले, कपास वगैरह मंगवा ले, और फिनिश प्रोडक्ट जब वो कपड़ा बना दे या शर्ट्स वगैरह बना दे, उसको वापस भेज सकती है सुपरवाइज़र के पास या जो सुपरिटेंडेंट है उस वर्कशॉप का, और वहाँ से पैसे ले सकती है ना। वीमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट द डान डान, मतलब वो सुबह सुबह उन्हें चला जाना चाहिए, है ना। डान और डस करके बोला जाता है बेटा, काम के लिए उन्हें सुबह सुबह चले जाना चाहिए। एंड रिसीव देयर वेजेस, तो वहाँ फैक्ट्रीज या वर्कशॉप में जाके उन्हें काम करना चाहिए और पैसे ले लेने चाहिए। देर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क। तो देखो कितने बढ़िया से कि वहाँ पे अच्छी रोशनी होनी चाहिए बेटा, काम करने में भी आसानी हो, जांच करने में भी आसानी हो कि आपने काम कैसा किया है। इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वीमेन एंड टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। वो कह रहा है कि अगर कोई लेडीज़ के साथ छेड़खानी होती है तो सुपरिटेंडेंट को जो है पनिशमेंट दी जानी चाहिए। और अगर कोई लेडी काम नहीं करती, इफ़ द वीमेन डज नॉट वर्क कंप्लीट हर वर्क है, शी हैव टू पे फाइन। तो भाई उसके ऊपर भी कोई जुर्माना लगना चाहिए। एंड हर थम्स कैन बी कट। देखो बेटा कितनी बड़ी बात वो बोल रहा है कि भाई कोई औरत काम नहीं कर रही तो जो है उसका अंगूठा काट लेना चाहिए, है। मेक ए लिस्ट ऑफ द वीमेन हु वुड बी एम्प्लॉयड एट द बाय द सुपरिटेंडेंट। डू यू थिंक वीमेन वुड हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम वाइल वर्किंग? अरे उसका अंगूठा काट रहे हो भाई, और क्या इससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी वो, है ना। तुम अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही उसको निकाल दो, उसको पैसे मत दो, पर ये अंगूठा काटना कहाँ का न्याय है? तो इस टाइप का बेटा लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के अंदर, जो कि कौटिल्य ने बुक लिखी थी। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज, है ना। श्रेणी बोला जाता था बेटा। एसोसिएशन क्या होता है? जैसे यूनियन बना लेते हैं आजकल, बैंक वालों की यूनियन बनी हुई है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की यूनियन है, जो
आप किसी की भी ले लो, जो मतलब व्यापारी जो है, मर्चेंट्स हैं, उनकी यूनियन बनी हुई है। बेसिकली वो क्या होता है, जैसे इकट्ठे होकर के वो किसी अपने एक साथ काम करने वाले जो बंदे होते हैं वो इकट्ठे होकर के अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं ना। तो उसको श्रेणी बोला जाता था। वो आपस में बहुत सारा काम, जैसे मान लो कि 5 दुकानें यहाँ पे कपड़े की खुली हुई है ना, तो सब में आपस में कंपटीशन रहता है, वो उसे सस्ता बेच रहा है, वो उसे सस्ता बेच रहा है। ऐसे तो नुकसान सभी को हो रहा है। और जहाँ से रॉ मटेरियल उन्हें लेना होता है, जैसे कपास वगैरह या वूल वगैरह लेनी होती है, वहाँ से भी वो कोई ऊँचे दामों पे ले रहा है। तो इस तरीके से सबको नुकसान होता है। तो ये आपस में डिसाइड कर लेते हैं मिल करके, भाई कोई भी हमारे ग्रुप का बंदा जो है इससे कम रेट पे सामान नहीं बेचेगा, और इससे ज़्यादा रेट पे किसी से भी कच्चा माल नहीं खरीदेगा, रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे वो श्रेणीज के बारे में ही बताया गया है बेटा, है ना। दिस श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट्समैन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि भाई एक तो जो पहले तो इस टाइप से था कि लोहार का लड़का लोहार ही बनेगा, कुम्हार का कुम्हार ही बनेगा, जुलाहे का लड़का जुलाही बनेगा। वो फिक्स हो रखे थे कि एक ही कम्युनिटी के बंदे वही वाला काम करेंगे बड़े होकर के। तो अपने बच्चों को, जो नए बच्चे होते थे, उनको ट्रेनिंग भी देते थे, और मैंने बताया कच्चा माल खरीदने में हेल्प करते थे, और जो तैयार जो माल होता था, तैयार जो प्रोडक्ट होता था, उसको बेचने में काम आता था। These shrines of merchant organized the trade. Shrenis also served as bank where rich men and women deposited money. This was invested and part of interest was returned और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। तो कहता है भाई ये श्रेणीज ऐसी भी थी जिनके पास, मान लो कोई धनी आदमी है, उसके पास पैसा है, तो श्रेणीज के पास वो पैसा जमा कर सकता था, और श्रेणी उसके ऊपर उनको ब्याज देते थे, है ना, जैसे बैंक आजकल हमें ब्याज देता है। तो ये बैंक का काम भी करते थे, और जो इनको प्रॉफिट होता था ये अपने ट्रेड में इन्वेस्ट करते थे, उस पैसे को व्यापार को आगे बढ़ाते थे, और जो इनमें बचत हो जाती थी, लाभ होता था इनको, है ना, प्रॉफिट होता था, उसको ये लोग शेयर भी करते थे। मोनेस्ट्रीज में दान दे दिया बेटा, मंदिर में दान दे दिया। तो इन सब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अभी एक जो है रोमन बस्ती पाई गई है हिंदुस्तान के अंदर। बस्ती क्या पाई गई है बेटा, वहाँ पे बहुत सारी रोमन चीज़ें हमें मिली हैं। तो उससे लगता है कि भाई रोम वाले यहाँ पे खूब सारा व्यापार होता था, और आकर के जो व्यापारी थे रोम के, वो रहते भी थे, है ना। तो उस जगह का नाम जो है बेटा वो अरिकामेडु है। और ये अरिकामेडु कहाँ है? ये मॉडर्न डे आप कह सकते हो तमिलनाडु वाले एरिया के अंदर है। एक जगह है पुडुचेरी, है ना, यूनियन टेरिटरी है। जैसे दिल्ली यूनियन कैपिटल टेरिटरी है, ऐसे एक यूनियन टेरिटरी है जिसको बोला जाता है सेंटर से वो डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं या एडमिनिस्टर होते हैं, वरना तो स्टेट है, जैसे है ना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। यूनियन टेरिटरी क्या होती है, छोटा छोटा एरिया है बीच बीच में, तो वो सीधा गवर्नमेंट उन्हें, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल करती है, एडमिनिस्टर करती है। अभी मैप पे आपको दिखा भी दूंगा। बिटवीन 2200 ईयर्स एंड 1900 ईयर एगो, अरिकामेडो वाज ए कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। तो कोस्टल सेटलमेंट है, मतलब वो, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि श्रीलंका है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तमिलनाडु के अंडर आता है, आप ऐसा मान लो। तो यहाँ पे जो है पुडुचेरी है, पहले उसको पौंडीचेरी बोलते थे। इसी के पास जो है अरिकामेडु है ना। तो ये कोस्टल एरिया है, तो शिप्स आया करते थे बेटा रोम से ऐसे घूम करके, और यहाँ पे अपना माल उतारा करते थे, और लेके भी जाया करते थे, लोड को लेके भी जाया करते थे, है ना। कोस्टल सेटलमेंट है वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंस, ए मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव ए वेयर हाउस, विच में हैव बीन ए वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है बेटा, गोदाम आप उसे बोल सकते हो। तो एक बड़ा सा गोदाम के अवशेष वहाँ पे पाए गए हैं, है ना। जैसे आजकल फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है, अमेजोन का है बेटा, या किसी और फैक्ट्री का वेयर हाउस है, जहाँ पे प्रोडक्ट को ले जाके रख दिया जाता है इकट्ठा, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अभी कोई शिप आया भाई, वो रोम से चल करके, ऐसे तो यानी वो वेट करेगा मुझे माल चाहिए माल चाहिए। तो वेयर हाउस का मतलब क्या है, वहाँ पे पहले से माल लाके रखा होगा, जैसे शिप आए फटाक से उसके अंदर चढ़ा दिया, या शिप जो सामान लेकर के आया उसको फटाक से उतारा, और उस जो है गोदाम के अंदर हमने रख दिया ताकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। Was found at the site. Other finds include pottery from the Mediterranean region such as एम्फोरे, है ना, एम्फोरे। अब ये एम्फोरे क्या होता था बेटा, एक इस टाइप का आप कह लो कि एक जार होता था, है ना। उसके ऐसे पकड़ने के लिए दो टाइप से हत्थे लगे हुए रहते थे।
मतलब ये हैंडल्स आप कह सकते हैं, हैंडल्स है जिसको पकड़ करके इसको उठाया जा सकता है ना। तो एम्फोर इस टाइप के एक बर्तन को बोलते थे, और ये बर्तन जो है रोमन साम्राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध था। तो ये बेसिकली रोम का ही बने हुए रहते थे। तो खूब सारे यहाँ पे एम्फोरे मिले हैं। इसको यूज़ किस लिए किया जाता था, इसके ऊपर यहाँ ढक्कन लग जाता था, है ना। तो इसको वाइन वाइन मतलब ये शराब होती है उसको स्टोर करने के लिए, या फिर तेल वगैरह को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। बेसिकली आप इससे समझ सकते हो कि भाई वहाँ से जो है शराब जो है हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट हो रही है ना। Tall double-handed jars that contain liquid such as wine or oil and stamped red glaze pottery। मतलब स्टैम्प्ड का मतलब उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता था या कोई मोहर लगी हुई रहती थी बर्तनों के ऊपर, नोन एज एरेंटाइन। उसको एरेंटाइन बोलता है। उसके भी टुकड़े बहुत सारे यहाँ पे मिले हैं। विच वॉज नेम्ड आफ्टर द सिटी इन इटली। अभी ये देखो बेटा, वो कह रहा है कि भाई हमें ऐसे बर्तन मिले हैं जो रेड कलर के एकदम चमकदार, जिनके ऊपर स्टैंप लगी हुई रहती थी, और ये जो है इन बर्तनों को उस टाइम पे बोला जाता था एरेंटाइन वेयर। और ये एरेंटाइन जो है एक जगह है, एक शहर है इटली के अंदर। तो वहाँ के इससे सबूत मिलते हैं कि भाई वहाँ का सामान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है आरिका मेडू में। दिस वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू स्टैम्प्ड मोल्ड्स। वो बनाने का एक तरीका उन्होंने बता रखा है। There was yet another kind of pottery which was named locally, which was made locally through Roman designs were used। वो कह रहे हैं यहाँ के लोगों ने भी फिर कॉपी करके उन्हीं जैसी पोट्री, उन्हीं जैसे बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव बीन फाउंड एट द साइट। तो रोम की बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पे मिली हैं ना, बर्तन मिले हैं, जेम्स मोती वगैरह जो वहाँ पे यूज़ होते थे, वो जैसा लैम्प लैम्प आप समझते ही हो, लालटेन वगैरह को बोला जाता है, वहाँ की बनी हुई हमारे यहाँ पे मिली हैं अरिका मेडो में। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबली डाइंग वेट्स, है ना, यूज टू डाई क्लोथ। अब ये डाइंग क्या होता है बेटा, डाई है ना, डाई डाई जैसे कपड़ों को करते हैं। तो डाई का मतलब होता है जैसे कॉटन तो बेटा वाइट कलर का ही होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं दूसरे दूसरे रंगों में डाई कर देते हैं, उस दूसरे रंग उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, या एक रंग को हम पानी में घोल करके रखते हैं, कपड़े को उसमें डाल देते हैं, तो कपड़ा भी उसी कलर का हो जाता है ना, वरना तो सारा वाइट वाइट ही हो जाएगा। तो जैसे हमारे लाल नीला पीला हरा कलर का जो है कपड़े होते हैं, इसी टाइप से वो डाई किए जाते हैं बेटा डिफरेंट कलर्स में, उस प्रोसेस को डाइंग बोला जाता है। देर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे मालाएं बनाई जाती थी, इसका खूब सारा एविडेंस हमें मिलता है, जो कीमती पत्थरों की बनाई जाती थी, है ना, मोतियों की बेसिकली आप कह सकते हो। लिस्ट द एविडेंस दैट इंडिकेट दैट देर वॉज कॉन्टैक्ट विद द रोम। और ये सारे एविडेंस ही तो थे। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, है ना, सेवरल पीसीज ऑफ पोट्री, इसके ऊपर ये देखो कुछ कुछ लिखा हुआ है तमिल लैंग्वेज के अंदर। हैव इंस्क्रिप्शंस इन ब्रह्मी विच वाज यूज्ड टू राइट तमिल। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी जो तमिल की तमिल लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है ना। एन अकाउंट बाय ए ग्रीक सेलर द स्टोरी ऑफ बेरिगाजा, द ग्रीक नेम फॉर द भरूच। अब ये भरूच कहाँ पे है बेटा, भरूच जो है गुजरात के अंदर पड़ता है ना, गुजरात में एक पोर्ट सिटी है भरूच। तो उसके बारे में एक ग्रीक सेलर ने लिख रखा है ना, द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट द बेरिगाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट टू दोज कमिंग फ्रॉम द सी। वो कह रहे हैं कि भाई सी से तो हम लोग आ गए हैं चल के, मगर ये जो पोर्ट तक पहुंचने में, बंदरगाह जहाँ पे हमें सामान उतारना, या कह सकते हो लैंड तक पहुंचने के लिए बहुत ही सकरा रास्ता था, है ना, और शिप्स को यहाँ से होकर के जाना पड़ता था। तो बोलता है जो समुंदर में जो चलाते थे इसको, शिप को, वो लोग इस काम को अच्छे से नहीं कर पाते थे, है ना, कभी यहाँ टकरा जाए कभी इधर, तो शिप खराब होने का डर था। तो जो किंग था यहाँ का लोकल, उसने हायर कर रखे थे बंदे जो इन शिप्स को यहाँ से लेकर के और फिर यहाँ गोदाम तक, या कह सकते हो बंदरगाह तक, पोर्ट तक इनको चला करके खुद लाते थे, एक्सपर्ट हुआ करते थे ना। शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। द इम्पोर्ट्स इनटू बेरिगाजा वाज वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। तो ये क्या होते हैं, वाइन तो आप समझते हो शराब होती है, बाकी ये मेटल होते हैं बेटा, है ना। और टोपाज भी एक कह सकते हो प्रीशियस टाइप का स्टोन होता है। गोल्ड सिल्वर आप समझते हो कपड़ा वगैरह। तो इम्पोर्ट क्या होता है बेटा, इम्पोर्ट होता है जो देश के अंदर दूसरे देश से सामान आता है अंदर, हम लोग जो जैसे पेट्रोल खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से, रशिया वगैरह से। और ये होता है, सॉरी एक मिनट,
इसको बोला जाता है इम्पोर्ट, है ना। मैं सिर्फ वो एक लेटर से डिनोट कर रहा हूँ। और एक्सपोर्ट क्या होता है, जो हम सामान यहाँ से दूसरे देशों में भेजते हैं ना। हमारे यहाँ आयरन और बहुत ज़्यादा है, तो हम आयरन और का एक्सपोर्ट करते हैं, कोल का एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट उसने बता रखा है, एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट फ्रॉम हिमालयाज, है ना। वो मेडिसिन के रूप में बहुत सारी जड़ी बूटियों का हमारे यहाँ हिमालय में उगती थी, उनको भेजा जाता था। हाथी दांत बेटा पत्थर होता है एक टाइप का, अगेटे जिसे बोलता है। कार्नेलियन भी जो है पत्थर, वो माला वगैरह बनाने में कीमती पत्थर होता है। कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स, तो इन सब चीज़ों को जो है हम एक्सपोर्ट करते थे। और ऊपर जो लिखी है वो चीज़ें इंपोर्ट किया करते थे। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय मर्चेंट फॉर द किंग, दिस इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, मतलब चांदी के बर्तन हो गए बेटा। सिंगिंग बॉयज जो एंटरटेन कर सके राजा को, सुंदर सुंदर जो वहाँ की लेडीज़ होती थी उनको ले आते थे पकड़ के। और फाइन वाइन्स, अच्छी शराब लेके आते थे, अच्छा कपड़ा लेके आते थे। राजा को तो उन्हें खुश करना ही है भैया, वरना वो यहाँ व्यापार ही नहीं करने देगा, है ना। तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके ये लोग आया करते थे। अभी वो कह रहा है मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इम्पोर्टेंट एक्स में, भी हमने देख लिया है फ्रॉम द बैरिगाजा। अंडरलाइन एट लीस्ट टू थिंग्स दैट वर नॉट यूज्ड इन हड़प्पन टाइम्स, व्हाई डू यू थिंक मर्चेंट्स ब्रॉट गिफ्ट फॉर द किंग। तो हड़प्पन टाइम में इनमें से क्या यूज़ नहीं किया जाता था बेटा, हैं बताओ। एक तो हमें ये नहीं पता हड़प्पा वाले दारू पीते थे क्या, है ना, शराब वो पीते थे या नहीं, इस चीज़ का हमें कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है ना। और तो बाकी वो सारे कीमती पत्थरों से वो माला वगैरह वो भी पहनते थे, कॉपर टिनिन से वो, इसके बारे में भी वो जानते थे। एक चीज़ का जो एविडेंस नहीं मिलता वो वाइन का है, भाई वहाँ कोई वाइन वो पीते थे या नहीं पीते थे, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। और दूसरा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राजा के लिए क्यों गिफ्ट लाते थे। अरे भाई वो तो मैंने बता ही दिया है, राजा के लिए नहीं लाएंगे तो उन्हें कौन घुसने देगा यहाँ पे। तो अभी ये लंबा चैप्टर है, चलो कोई नहीं। Trade and traders. You have read about the northern black polished ware. This fine pottery, especially bowls and plates. बाउल्स एंड प्लेट्स, बाउल्स आप समझते हो बेटा, कटोरी को बोलते हैं ना, है ना, इस टाइप की जिसमें आप दाल वगैरह खाते हो, है ना, इस टाइप की जो कटोरी होती है। और प्लेट्स तो आप जानते ही हो, जिसमें रोटियां रख के खाई जाती है। Plates were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places, है ना। वो कह रहे हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बनते नॉर्थ में थे, मगर पूरे कॉन्टिनेंट में, साउथ में भी, ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह आपको देखने को मिलते हैं। आपको कैसे लगता है वो वहाँ कैसे पहुँचते हैं। अरे मर्चेंट्स लेके जाते होंगे भाई, है ना, ट्रेडर्स पक्का लेके जाते होंगे, इधर से उधर वहाँ ले जाके बेच देते होंगे। Traders may have carried them from places where they have been made to sell them at the places other places, तो वहाँ पे उनको बेच देते थे। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस, स्पेशली पेपर। पेपर क्या होता है बेटा, काली मिर्च को पेपर बोला जाता है। तो साउथ इंडिया बहुत फेमस था क्योंकि वहाँ पे गोल्ड निकलता था ना, कोलार गोल्ड माइंस कर्नाटका में प्रसिद्ध थी, वहाँ से खूब सोना निकलता था। स्पाइसेस हो गया बेटा, गरम मसाले जिन्हें जो किचन में हमारे यूज़ होते हैं ना, है ना, लौंग हो गया, इलायची हो गया, काली मिर्च होगी, इन सब का भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे होता था। तो काली मिर्च जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे ट्रेड के लिए। और रोम के अंदर, है ना, पेपर वाज स्पेशली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, बहुत उसकी इम्पोर्टेंस थी। सो मच दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड, तो पेपर को जो है ब्लैक गोल्ड करके बोला जाता था, काली मिर्च को बेटा। देख लेना गोल गोल सी होती है, किचन में मम्मी से मांग के चेक कर लेना, सब घरों में मिल जाएगी। तो पेपर इतना ज़्यादा वो महंगा था कि सोने के बराबर उसे तोल करके उनको दिया जाता था। और बहुत ज़्यादा डिमांड थी रोमन एम्पायर में, यूरोप के अंदर पेपर की, इंडियन पेपर की। क्यों, क्योंकि वो लोग मीट वगैरह खाते थे बेटा, उसके अंदर गरम मसाले डालने से स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है ना, आज भी वैसे ही होता है। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाई लैंड इन कारवांस। तो जो है ट्रेडर्स इन सारे माल को जो है अपने या तो शिप्स के थ्रू ले जाते थे या लैंड रूट के थ्रू, जो हमने देखा था सिल्क रूट से होते हुए सारे सामान को यूरोप तक पहुंचा देते थे। देयर मस्ट हैव बीन ए क्वाइट ए लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन्स गोल्ड कोइंस हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के अंदर हमें जो है रोमन सोने के सिक्के बहुत सारे मिलते हैं ना, उनके राजाओं की, जिसके ऊपर फ़ोटो बनी हुई रहती है, उससे हम पहचान लेते हैं रोम का है। अगस्टस के सिक्के बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रोमन एक एम्पायर एम्परर हुआ करता था। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई बहुत सारा व्यापार होता था साउथ इंडिया के साथ, और उस टाइम साउथ इंडिया काफ़ी रिच हुआ करता था।
कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दिस रीच्ड इंडिया। अरे भाई वो शिप से आए हैं या लैंड रूट से आए हैं, उसी के थ्रू ये जो पहुँचे। एक ये पोएम यहाँ पे दे रखी है जो संगम लिटरेचर के अंदर दी हुई है ना। वो संगम लिटरेचर हमने पढ़ा था, तमिल जो पहला लिटरेचर लिखा गया था उसे संगम, मतलब बहुत सारे पोइट्स इकट्ठे होकर के एक जगह पे आए और उन्होंने अपनी अपनी पोएम्स लिखी हुई हैं, उसी के संग्रह को या उसी की किताब को संगम लिटरेचर बोला जाता है ना। तो शिप्स के बारे में कह रहा है कि वो पेपर लेके जाते थे, जेम्स गोल्ड वगैरह हिमालय से आता था उसको लेके जाते थे, चंदन सैंडलवुड उसको लेके जाते थे ना, पर्ल्स मोती वगैरह बेटा, कोरल्स, ये सारी चीज़ें जो है। कोरल्स आप समझते हो क्या, वो कोरल रीफ बोला जाता है ना, जो मूंगे की चट्टान जिसे बोला जाता है, समुद्र वगैरह में होती हैं वो, उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता था है ना। तो अनाज जो यील्ड्स वगैरह, गंगा गंगा कावेरी वगैरह में जो अनाज उगता था उसको भी हम लोग एक्सपोर्ट किया जाते थे है ना। पोट्री वगैरह, म्यांमार म्यांमार हमारे जो है ईस्ट में पड़ता है, श्रीलंका साउथ में पड़ता है, वहाँ से भी खाना पीना आगे लेकर के जाया जाता था। एंड रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, और जो हमें सोना चांदी वो लोग वापस दिया करते थे इन सब चीज़ों के बदले में। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स है ना, सम ऑफ दिस रूट्स फॉलोड द कोस्ट। तो एक तो भाई वो कोस्ट के साथ साथ चलते हुए जाते थे समुद्री रास्ते से। देर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल व्हेन सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ मॉनसून विंड्स to cross the sea more quickly. So, if they wanted to reach the western coast of subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ships had to be built for these long journeys. तो यहाँ पे अभी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि विंड्स का वो लोग यूज़ किया करते थे। मान लो एक नाव है ना, एक तो तरीका होता है भाई इसके अंदर वो आदमी बैठे रहेंगे, वो चप्पू चलाते रहेंगे है ना, होता है ना इस टाइप को, चलाते रहेंगे तो ये शिप आगे बढ़ती रहेगी। मगर ये बहुत ही टायरिंग, मतलब थक जाएगा आदमी, और कितनी दूर रोम से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। एक दूसरा तरीका होता है बेटा, ये इसके ऊपर पाल चढ़ा लेते हैं है ना, इस टाइप के होते थे। ये कपड़े का होता था बेसिकली, इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते थे। तो कपड़े के ऊपर बेटा ये जैसे समुद्री हवाएं चलती हैं ना, मानसून विंड्स चलती है, मानसून वाली जो हवाएं चलती हैं वो इसके ऊपर टकराएंगी और इस शिप को आगे की डायरेक्शन में जो है पुश करेंगी है ना। आज भी आप कर सकते हो, ऐसे भी सेलिंग होती है। तो वो कहता है कि इन विंड्स का फ़ायदा उठाना इन्होंने सीख लिया था, ये मजबूत शिप्स बनाते थे और हवा के प्रेशर की वजह से जो इस कपड़े के ऊपर पड़ेगा, प्रेशर मारेंगे, ये शिप आगे की तरफ बढ़ती थी। इस तरीके से इन्होंने सेल करना सीख लिया था उस टाइम पे है ना। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट है ना। तो अभी साउथ इंडिया के अंदर हम जो है नए नए जो राज्य उभर करके आ रहे हैं उसके अंदर पढ़ उसको उसके बारे में पढ़ते हैं। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय लॉन्ग कोस्ट लाइन विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर्स। प्लेट्यू क्या होता है बेटा, ऊंची ज़मीन को प्लेट्यू बोला जाता है, और हिल्स आप समझते हो, रिवर वैलीज जहाँ से कोई नदी बह के गुजरती है और फर्टाइल लैंड होती है, वहाँ पे खूब सारी खेती होती है। अमंग द रिवर वैलीज दैट ऑफ कावेरी इज़ मोस्ट फर्टाइल। तो कृष्णा, कावेरी, ये साउथ इंडिया की नदियाँ हैं। तो कावेरी वैली जो है बहुत फर्टाइल है, और राजाओं और चीफ्स वगैरह में उसको कंट्रोल करने के लिए खूब सारी लड़ाई होती थी। क्यों लड़ाई होती थी भाई, वहाँ पे अनाज ज़्यादा उगता था तो राजा को टैक्स भी वो ज़्यादा दे पाएंगे है ना, सूखे इलाके से क्या ले लेगा राजा। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोल्स बिकेम रिच एंड पावरफुल। तो जो ये रिवर वैलीज को कंट्रोल करते थे राजा, वो ज़्यादा पावरफुल हो गए दूसरों की बजाय है ना। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर, मूवेंदर करके वो बोलता है, संगम लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है। देखो बार बार संगम लिटरेचर का जो है नाम हमारे सामने आ जाता है। साउथ इंडिया के बारे में जानने का जो है संगम लिटरेचर एक मेन सोर्स है हमारा। ये इंडिया का मैप है बेटा, यहाँ पे श्रीलंका है। तो साउथ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तीन जो है राजाओं के बारे में, देर इज ए तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ्स। मूवेंदर का मतलब है थ्री चीफ्स है ना, तीन राजा, यूज फॉर हेड्स ऑफ दिस रूलिंग फैमिलीज, चोलाज। तो यहाँ पे तमिलनाडु का जो एरिया है यहाँ पे चोलाज हुआ करते थे बेटा है ना। और यहाँ पे फिर वो बोलता है चेराज, चेराज जो ये केरला वाला एरिया है, यहाँ पे चेरा हुआ करते थे। और पांड्याज, पांड्याज जो है बेटे सुदूर दक्षिण या बिल्कुल साउथ के अंदर
पांड्याज हुआ करते थे। ये कौन से हैं? चोला। और ये कौन से हैं बेटा? चेरा। थोड़ा देख लेना, इस पर राइटिंग ऐसी ही आती है। तो अभी समझ गए, चोला, पांड्या, चेरा। तो इन तीन चीफ्स के बारे में संगम लिटरेचर में खूब सारा दे रखा है। वो बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो। ईच ऑफ दिस चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट। ऑफ दिस 6 cities, 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहर और कावेरीपट्टनम। ये देखो, ये तो मेरे जब मैं नेट का एग्ज़ाम दे रहा था ना, उसके अंदर भी आया था पुहर। अभी मैप के अंदर भी मैं आपको दिखा दूंगा पुहर क्या होता है। पुहर बेसिकली एक पोर्ट था बेटा, यहाँ पे बंदरगाह था, आजकल उसको कावेरीपट्टनम के नाम से जानते हैं। तो चोल जो राजा हुआ करते थे, उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता है, से सामान आया जाया करता था, बंदरगाह था फॉर द चोलाज। एंड मदुरई, मदुरई, यहाँ मदुरई एक जगह है, यही पांड्या रीजन के अंदर आप कह सकते हो। आज तमिलनाडु में पड़ते हैं दोनों, पांड्या और चोला वाला जो आपको दिखाते। तो मदुरई एक जगह भी है यहाँ। ये पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, पांड्या पांड्या जो राजा हुआ करते थे उनके लिए, है ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। तो ये जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर वो हुआ करते थे, वो तो भैया मैं इस साल में इतना टैक्स थी, उस टाइप से नहीं करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। दे आल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस। तो वो ये लोग गिफ्ट लिया करते थे। गिफ्ट लेना भी वो ज़बरदस्ती टैक्स ही है भाई, मुझे इतना जो है गिफ्ट दो आप। गिफ्ट कोई लिया जाता है क्या ज़बरदस्ती? मगर ये डिमांड करते थे कि हमें नजराना दो, है ना, हमें उपहार दो। और मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे जाया करते थे बेटा, दूसरे इलाकों में हमला करते, लूट लेते थे, वहाँ से सामान आ जाता था। अब जो भी ट्रिब्यूट जो इनको मिलता था, वो कुछ तो अपने पास रख लेते थे, और कुछ जो है अपने जर्नल्स वगैरह मिलिट्री वाले हो गए या दूसरे काम करने वाले आदमी थे, उनके अंदर बांट दिया जाता था। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। Many poets were composed, many poets whose compositions are found in Sangam collection composed poems in praise of chiefs। वो कह रहा है कि भाई जो संगम लिटरेचर में बहुत सारी हमें पोएमें मिलती हैं, वो जो है प्रेज में, मतलब उनकी ही, भाई हमारा राजा इतना महान है, ये है वो है, इस टाइप उन्हीं के जो है प्रशंसा में लिखी हुई है ना। उनको देते थे बेटा खूब सारा रिवार्ड्स देते थे, तो लिखेंगे ही है ना, खूब चापलूसी करते थे उनकी। रिवार्डेड देम विद प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेज, एलिफेंट, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ। तो राजा जो है उनको, अरे भाई तूने मेरी प्रशंसा में एक पोएम लिखी है, ले सोना ले जा तू, हाथी ले जा, घोड़े ले जा, रथ ले जा, ले कपड़ा भी कीमती तू ही रख। अराउंड 200 ईयर्स लेटर ए डायनेस्टी नोन एज सातवाहना। तो कह रहा है कि 200 साल बाद इनके, है ना, ये तो 2000 ईयर्स बैक थे, तो आप मान लो कि 1300 ईयर्स बैक के आसपास एक डायनेस्टी नई निकल करके आई है, जिसका नाम है सातवाहन। बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया कौन सा है बेटा? ये जो गुजरात वाला एरिया आ जाता है ना। इंडिया का मैप आप, ये मैं ऊपर का नहीं बना रहा हूँ। तो ये जो गुजरात वाला एरिया हो गया बेटा, महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे सातवाहना करके एक डायनेस्टी जो है उभर करके आई है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ सातवाहना वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये अपनी माँ के नाम पे अपना नाम रखा करते थे, अपने नाम से पहले माँ का नाम लगाते थे। इसकी माँ का नाम गौतमी था, तो ये अपने आप को बोलता था मैं गौतमी पुत्र सातकर्णी हूँ, है ना। बाकी तो नॉर्थ इंडिया में तो फादर का नाम ही रख लगाया जाता है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम मैनी इंस्क्रिप्शंस कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, जिसका नाम था गौतमी वल्लभसरी। इसके बारे में हम किससे जानते बेटा? क्योंकि इसकी माँ ने एक लेख लिखवाया था, इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, प्रशस्ति लिखवाई थी अपने बेटा, मेरा बेटा इतना महान है, ये करता है वो करता है। तो उससे हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पता चलता है, इसके माँ के एक लेख की वजह से। ही एंड अदर सातवाहना रूलर्स वर लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। अब ये दक्षिणापथ क्या है बेटा? पथ का मतलब होता है रास्ता, दक्षिण का मतलब साउथ आने वाला। तो साउथ आने वाला जो है, मथुरा से हमने पढ़ा था, साउथ आने वाला जो रास्ता होता है ना, उसका ये कह सकते हो कि उसको कंट्रोल करते थे ये लोग, है ना, साउथ आने वाले रास्ते को। इसलिए यहाँ पे थे सातवाहनाज, है ना। जैसे इंडिया का मैप देखोगे तो बोलता है कि इस एरिया को ये कंट्रोल करते थे, इसलिए इनको दक्षिणापथ स्वामी बोला जाता था, है ना, जो दक्षिण आने वाले रास्ते को कंट्रोल करते थे। लिटरली द रूट्स लीडिंग टू द साउथ, विच वाज आल्सो यूज्ड एज ए नेम ऑफ इंटायर साउदर्न रीजन। तो
दक्षिण बोला जाता था इस पूरे इलाकों के, तो ये उस रूट को कंट्रोल करते हैं। सेंट इज आर्मीज टू ईस्टर्न वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट। तो इस बंदे ने अपनी जो है सेनाएं साउथ की तरफ है ना, वेस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ भेजी, नए नए इलाकों को जीतने के लिए, है ना। डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट? अरे पक्का कंट्रोल करना चाहता था कोस्ट को, तो वहाँ से खूब सारा व्यापार होता है बेटा, खूब सारे पैसे मिलते हैं वहाँ से, तो है ना, सामान मिलता है। तो हर जो राजा होता था वो कोस्ट को तो कंट्रोल करना ही चाहता था। अभी हम आगे सिल्क रूट एंड द कुशान्स। हमने सिल्क रूट उसके अंदर भी देखा था बेटा, पिछले जो वीडियोस के अंदर हमने मैप वगैरह देखे थे। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट। दिस was because they could benefit from the trade, tributes and gift that were brought by traders traveling along the route। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग इन रस्तों को कंट्रोल करना चाहते थे बेटा, क्योंकि यहाँ से खूब सारे व्यापारी जाते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था, उनसे सामान लिया जाता था। तो जो राजा इन रूट्स को कंट्रोल करता था वो भी काफ़ी रिच हो जाता था, काफ़ी समृद्ध हो जाता था। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय द रोबर्स। तो कहते भाई राजा उनसे ट्रिब्यूट लेता था, उनसे उपहार वगैरह लेता था, टैक्स लेता था, मगर उनको ये सेफ्टी गारंटी करता था, भाई तुम मेरी रीजन से होके गुजर रहे हो, तुम्हें कोई भी यहाँ पे तंग नहीं करेगा, तुम्हारे लूटने का कोई लुटेरे वगैरह तुम्हें छू नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी आर्मी चलेगी, है ना। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट्स वर कुशान्स। तो जो कुशान्स का तो पता ही है, वो सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे बेटा, है ना। सिल्क रूट हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देख लो वहाँ पे, वरना ये आधी अधूरी चीज़ें रह जाती है। वो रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। तो ये जो है हमने कुशान्स की कैपिटल के बारे में भी पढ़ा था, पेशावर और जो है मथुरा हुआ करती थी, है ना। इनके दो पावर सेंटर्स या कैपिटल आप बोल रहे हो, एक को पेशावर और एक को मथुरा बोलते हैं। पेशावर जो है बेटा वो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर है। ड्यूरिंग देयर ट्रेड ए ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी ports of mouths of the Indus River from which silk was shipped westward to the Roman Empire। तो कह रहे हैं कि सिल्क रूट इनके एम्पायर से होकर गुजरता था, थोड़ा सा वो इंडिया के अंदर भी घुस जाता था, और वहीं से जो है फिर ये आगे ट्रांसपोर्ट होके रोमन एम्पायर के अंदर चला जाता था, है ना। खूब सारा माल जो है एशिया से रोम के अंदर जाया करता था। तो बेटा आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थोड़ा आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करो और शेयर करो, है ना। और अगर कमेंट्स में आपको लगता है कि यहाँ पे एक कमी रही है तो मुझे प्लीज़ गाइड करो, ताकि मैं आगे से और अच्छे वीडियो बना सकूँ। ओके बेटा, थैंक यू। पढ़ाई पे ध्यान दे रहे।